गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और आप लोग देख रहे हैं संजीत WWTC से। बच्चों, मैं संजीत आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है जल संसाधन के बारे में बात करेंगे। आइए आज के स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जल संसाधन क्या है और इससे जुड़ी कुछ बातें जो क्लास 10 के लिए बहुत ही आवश्यक है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग करके आज के क्लास में बात करेंगे, है ना। तो फटाफट बच्चों, यदि अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आपके एनसीईआरटी क्लास 10 की ज्योग्राफी बुक में दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ संक्षिप्त नोट्स बनाने की कोशिश किया हूँ, और ये उसी का यहाँ पे समरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जल से जुड़ी हुई यानी कि वाटर से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% समुद्र और सागरों में पाया जाता है। हम सभी जानते हैं बच्चों कि इस पूरे पृथ्वी पर अबाउट 29 पॉइंट समथिंग, यानी हम एक एवरेज में कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी का अबाउट 30% जो है वो स्थल भाग है, जबकि 70% एक अप्रॉक्स कहा जा रहा है, 71 ऐसे राउंड फिगर में यदि देखा जाए तो, है ना, 70 पॉइंट समथिंग है। तो हम कह सकते हैं कि 70% भाग पे तो हमारे यहाँ जल है। इसके बावजूद हम सभी जो है, पूरा विश्व जो है वो जल की समस्याओं से का सामना कर रहे हैं, है ना। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर जितना टोटल जल है, यानी है कितना टोटल 70% ऐसे है, अबाउट 30% जो है वो हमारा लैंड भाग है, भूभाग है, और 70% वाटर है। तो उस 70% का 97.5% जो है वो समुद्र और सागर में पाया जाता है। यहाँ अच्छे से समझिएगा कि टोटल पृथ्वी पे 70% भाग तो केवल वाटर है, और उस 70% का 97.5% जो वाटर है वो समुद्र और सागर में है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मतलब हमारे पास पानी है, जल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा पार्ट जो है यानी 97.5% समुद्र और सागर में है। और हम सभी जानते हैं कि जो समुद्र और सागर में जो पानी है वो हमारे दैनिक उपयोग के लायक नहीं होता है, क्योंकि वो पानी कैसा होता है, खारा होता है, और हम उसे अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर कितना है, यानी स्वच्छ जल कह सकते हैं, ताजा पानी कह सकते हैं, फ्रेश वाटर का जो परसेंटेज है वो महज कितना है, 2.5%। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरे जल का लगभग 2.5% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है, यानी कि हमारे पास पृथ्वी में पानी जो है वो सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है। परंतु क्या है बच्चों कि जो फ्रेश वाटर का परसेंटेज है उस मात्र कितना है, 2.5%। और इसमें भी एक आश्चर्यजनक और भी डाटा है कि जो टोटल फ्रेश वाटर है जिसका परसेंटेज कितना है, 2.5, इस 2.5 का 70% वाटर जो है वो आइसबर्ग यानी कि ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ के रूप में है। यानी कि आप समझिए कि एक तो हमारे पास फ्रेश वाटर का जो परसेंटेज है वो महज 2.5% है, और इस 2.5 का भी 70% भाग जो है वो बर्फ के रूप में आइसबर्ग और ग्लेशियर में जमा हुआ है, यानी कि वो बर्फ के रूप में है, यानी इसका भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि कुल ताजे पानी का यानी कि फ्रेश वाटर का 30% से थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित है।
यानी कि 2.5% का जो 30% भाग है वही ग्राउंड वाटर के रूप में है और यही हमारे यूजेबल है। इसी वाटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी ऊपर से तो देखने में डाटा के अनुसार क्या लग रहा है कि पृथ्वी पर 70% वाटर है, लेकिन कड़वा सच है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर है, लेकिन हमारे उपयोग के लायक जो पानी है उसका परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम है। और इसी वजह से आए दिन पूरा विश्व जो है वो जल की समस्याओं से ग्रसित रहती है। यानी हम सबों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ और रोचक बातें करें। पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है। मतलब टोटल जो पूरे विश्व में वर्षा होती है, रेनफॉल होता है, उसका 4% कहां पे होती है? भारत में होती है ना। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के उपयोग हेतु जितना हमारे देश में जल उपलब्ध है उसके अनुसार यदि तुलना किया जाए विश्व के अन्य देशों के साथ, तो हम बहुत ही बेहतर स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि भारत की रैंकिंग जो है वो कितना है? 133वां है। ठीक है। भारत में पुनः चक्रीकरण के लायक जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की भारी कमी है। यानी हमारे देश के लिए ये बहुत ही चिंता की विषय है कि भारत 2025 तक वैसे देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां वाटर स्कार्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी जहां पे पानी की किल्लत बहुत ज्यादा होगी। डाटा है हमारे देश के लिए क्या है? बहुत ही चिंताजनक है। आइए अब हम लोग समझते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जल दुर्लभता। कि वाटर स्कार्सिटी क्या है, जल दुर्लभता क्या है। तो मैं इस पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूं। यदि आप इन पिक्चर की बारीकियों को समझ पा रहे होंगे तो आप समझ सकते हो कि जल दुर्लभता क्या है। कि यहाँ पे 2 हैंड्स दिख रहे होंगे आपको, और ये हमारा अर्थ है, और ये दोनों हैंड्स जो है वो क्या कर रहे हैं? इस पृथ्वी को निचोड़ रहे हैं। मतलब निचोड़ा कब जाता है? जब बहुत कम चीज किसी चीज में अवेलेबल है और हमें उससे बहुत कुछ निकालना है, तब हमें क्या करना पड़ता है? निचोड़ना पड़ता है। तो यही सिचुएशन है जल दुर्लभता, कि पृथ्वी पर पानी का जो है अभाव दिन प्रतिदिन होते चला जा रहा है, और हमारे लिए जितना पानी अवेलेबल होना चाहिए उतना अब अवेलेबल नहीं रह पाया है ना। तो जल दुर्लभता आखिर हम लोग किसे कहेंगे? यानी जब हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप, यानी जितना हमारा बेसिक नीड है उसके अकॉर्डिंगली यदि हमें जल पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इस सिचुएशन को, इस स्थिति को क्या कहेंगे? जल दुर्लभता कहेंगे, है ना। कि जब हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो पाता है एवं हमें जल की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जल दुर्लभता कहते हैं। यानी कि हमें सपोज दैट, उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं कि आपको प्रतिदिन अपने दैनिक गतिविधियों को करने के लिए, डेली रूटीन्स को कंप्लीट करने के लिए सपोज दैट 100 लीटर वाटर्स की आवश्यकता है। इससे ज्यादा की आपको आवश्यकता, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको प्रत्येक दिन 100 लीटर पानी की आवश्यकता है, परंतु किसी वजह से आपको महज 40 लीटर ही पानी अवेलेबल हो पा रही है। तो इस सिचुएशन में आपको जल का अभाव का सामना करना पड़ेगा, जल की समस्या से आप ग्रसित हो जाएंगे। तो इसी सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? जल दुर्लभता। बहुत ही सहज भाव में समझिए ना, कि जितना पानी हमें चाहिए
उतना पानी यदि हमें नहीं मिल पा रहा, उतना वाटर हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और हम वाटर के स्कार्सिटी से, वाटर की किल्लत से का सामना करना पड़ रहा है हमें, तो इस सिचुएशन को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? जल दुर्लभता कहेंगे। ठीक है, तो आखिर इस जल दुर्लभता के भी बहुत सारे कारण होंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके उन कारणों को देखते हैं कि जिसकी वजह से जल दुर्लभता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्लाइड में, जल दुर्लभता के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहले क्या है कि जल का अधिकाधिक प्रयोग। जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में हम हो, आप हो या कोई भी हो, पानी का ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। जहां हमें कम पानी में भी काम चल सकता है, वहां पर हम लोग अधिकाधिक पानी का उपयोग कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जल दुर्लभता की, है ना। सपोज दैट आप स्नान कर रहे हो, तो एक बार आप बालों में क्या कर रहे हो? साबुन का यूज कर रहे हो, एक बार शैम्पू का यूज कर रहे हो, फिर कंडीशनर का यूज कर रहे हो। तो इस प्रकार से आप पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहे हो, बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हो। ब्रश कर रहे हो आप बेसिन में टैप को, नल को चालू छोड़ दिए हो, तो पानी क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। तो इन सभी वजह से क्या हो रहा है? जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। जल की बर्बादी भी आप समझ रहे होंगे कि जल प्रदूषण भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जल दुर्लभता का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज के जमाने में विभिन्न गतिविधियों के कारण, यानी बहुत सारे ऐसे गतिविधियां की जा रही है जिसकी वजह से जल जो है वो क्या हो जा रहा है? प्रदूषित हो जा रहा है, यानी कि वाटर जो है वो पॉल्यूटेड होते जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि पानी तो है हमारे पास, लेकिन वो पॉल्यूटेड है। आप देख पा रहे होंगे कि आपके घर के पास बहुत बड़ा कोई तालाब है या नदी बह रही है, और वो सालों भर रहने वाली ऐसी नदी है, एक बड़ी नदी है जिसमें सालों भर पानी रह रही है, लेकिन उसका पानी ऐसा है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उससे पी नहीं सकते हो, आप घर में लाकर उससे खाना नहीं बना सकते हो। तो वो पानी रहे या ना रहे, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, यानी पानी है लेकिन पॉल्यूटेड है। तो इस वजह से भी हमें जल का सामना करना पड़ रहा है, यानी जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, देश में जल स्रोतों का असमान वितरण। जैसा कि हम 9 क्लास के वीडियो में भी बताए हैं कि भारत का जो भौगोलिक वितरण है वो कैसा है। भारत के सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से जल का वितरण नहीं है। यदि आप राजस्थान की बात करोगे तो वहां पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, वहां पे पानी का बहुत ज्यादा अभाव है। अन्य दूसरे क्षेत्रों में यदि मैं बात करूं, चाहे बिहार की बात करूं, चाहे यूपी की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या है कि नदियां बह रही है, और वो भी हिमालय क्षेत्र की नदियां बह रही है। तो इस वजह से इन क्षेत्रों में पानी का अभाव नहीं है ना। इसी प्रकार से आप अपने गांव में भी इन चीजों को महसूस कर सकते हो कि हो सकता है कि आपके जिस साइड आपका गांव में घर है, उस साइड यदि कोई बोरिंग कर रहा होगा तो आसानी से उस क्षेत्र में पानी जो है वो बहुत कम बोरिंग करने पर ही महज 50 फीट या 100 फीट की गहराई तक बोरिंग हो रही है या कुआं की खुदाई हो रही है, तो पानी निकल जा रहा है। लेकिन कोई आप ही के गांव का कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे एरिया में रह रहा है, लेकिन वो जब बोरिंग करा रहा है या कुआं की खुदाई कर रहा है, तो पानी बहुत ज्यादा गहराई तक खुदाई करने के बावजूद भी जो है वो पानी नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे देश में पानी का जो भी वितरण है वो कैसा है? असमान है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में वृद्धि को आप ऐसे समझ सकते हो कि आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में आज हम लोग देख रहे हैं कि औद्योगिकीकरण जो है वो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ते चला जा रहा है। और कोई भी उद्योग धंधा हो, कोई भी कल कारखाना हो, तो बगैर पानी का वो कभी चल नहीं सकता है। यानी जितना ज्यादा कल कारखानों का विकास होगा, उन कल कारखानों में पानी का उतना ही ज्यादा उपयोग किया जाएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास तो फ्रेश वाटर का जो परसेंटेज है वो ऑलरेडी कम है, और अब उसका उपयोग जो है वो अधिकाधिक औद्योगिक रूप में किया जा रहा है, घरेलू रूप में नहीं बल्कि औद्योगिक रूप में किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जल का अभाव होना एक आम आदमी के लिए वो
कॉमन सी बात हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि आप समझ सकते हो, आज आपके घर में सपोज दैट 5 सदस्य हैं, तो घर में 5 सदस्य सपोज दैट 500 लीटर पानी का यूज कर रहे हैं, लेकिन कल यदि आपके परिवार में 7 मेंबर हो जाए या 8 मेंबर्स हो जाए या 10 मेंबर्स हो जाए, तो ऐसे में क्या 500 लीटर में ही पानी का यूज हो जाएगा? क्या 500 लीटर के पानी से ही आपका काम चल सकता है क्या? नहीं ना। मतलब मोर पीपल मोर वाटर, यानी जितने ज्यादा लोग होंगे उनकी ज्यादा उतना ही ज्यादा नीड होगा और उतना ही ज्यादा वे जल संसाधन का उपयोग करेंगे। यानी हमारे पास वाटर तो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है और उसका उपयोग जो है वो हम अधिकाधिक करते जा रहे हैं, पॉल्यूटेड भी वो होते जा रहा है, कल कारखानों में भी पानी का उपयोग होते जा रहा है, तो परसेंटेज उसका ऑलरेडी घटते जा रहा है। दूसरी ओर जनसंख्या भी जो है वो काफी तीव्र गति से बढ़ रही है। जितना ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि होगी उतना ही ज्यादा पानी का लोग कंज्यूम करेंगे, उतना ही ज्यादा वे पानी का उपयोग करेंगे। तो ऐसे में जल दुर्लभता का समस्या उत्पन्न होना एक कॉमन बात हो जाएगी, है ना। जल की खराब गुणवत्ता, आप इस चीज को समझ सकते हो कि आप तालाब है आपके घर के पास, वहां पर लोग जो है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे वो स्नान कर रहे हो या फिर कपड़े धो रहे हो या जानवरों को मवेशियों को धो रहे हो या फिर शौच के बाद अन्य क्रियाएं जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पे क्या होगा कि पानी तो है लेकिन वो पॉल्यूटेड हो गया, उसकी गुणवत्ता जो है वो क्या हो चुकी है, वो खराब हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पानी है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये भी जल दुर्लभता का एक प्रमुख कारण है। आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना कि बहुउद्देशीय परियोजना आखिर क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सहज अंदाज में आप इसको समझ सकते हैं। ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिनका निर्माण एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। आप समझिए, एक ऐसी नदी घाटी परियोजना मतलब नदियों के ऊपर डैम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य किसी एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए नहीं किया जा रहा है। मतलब उसका निर्माण किया जा रहा है परंतु किसी एक कारण के लिए नहीं किया जा रहा है, किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यदि किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहेंगे। आप समझिए ना, बहु बहु का मतलब ही क्या हो गया, मोर देन वन। उद्देशीय मतलब एक से ज्यादा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो नदी घाटी परियोजनाएं विकसित की जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे डैम्स बनाया गया है, भाखड़ा नांगल डैम का ये तस्वीर है, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हो। तो इस डैम का जब निर्माण किया जाएगा तो इससे एक कार्य नहीं होंगे बल्कि कई सारे कार्य होंगे। सबसे पहले कि आप यहाँ जब इस डैम से सबसे पहला यूज किया जाएगा कि हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा, यानी कि जल विद्युत संयंत्र के माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो साथ ही साथ यहाँ पे मछली पालन भी हो सकता है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों से इस डैम से पेयजल की भी आपूर्ति की जा सकती है, ड्रिंकिंग वाटर को भी सप्लाई लाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जा सकता है। अब इस क्षेत्र का विकास टूरिज्म के रूप में भी किया जा सकता है, इनसे खेतों में सिंचाई करने का काम किया जा सकता है। तो आप क्या देख रहे हो कि एक डैम बनाया गया, एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना विकसित की गई भाखड़ा नांगल डैम, तो क्या इससे केवल एक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? नहीं, इससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। इसीलिए तो नाम है बच्चों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण का उद्देश्य एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं बल्कि एक से ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो, तो उसी को क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ओके, आइए अब हम लोग इसके लाभ के बारे में समझते हैं।
तो आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते हो कि लोग क्या कर रहे हैं। मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होगा, दैट्स मीन क्या होगा, मत्स्य पालन हो सकता है। ये आप देख रहे होंगे कि इस तस्वीर के माध्यम से क्या किया गया है कि डैम से इस प्रकार का चैनल बना के छोटे छोटे नहरों के रूप में विकसित किया गया है, और इसका यूज जो है वो इरिगेशन के रूप में किया जा रहा है, यानी कि सिंचाई के रूप में। यानी ये जो डैम से पानी निकासी की जा रही है छोटे छोटे नालों के रूप में या नहर के माध्यम से, तो इस पानी का यूज क्या किया जाएगा, आसपास के जो खेत होंगे वहां पर सिंचाई करने के लिए किया जाएगा। तो आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहले सिंचाई कार्य हेतु, सबसे पहले किन काम में इसका यूज किया जाएगा, सिंचाई कार्य हेतु। दूसरा, पेयजल आपूर्ति हेतु। पेयजल मतलब आप सपोज दैट यदि धनबाद में आप रह रहे हो, तो आप देख रहे होंगे कि पूरा धनबाद का पानी जो है वो सप्लाई वाला वाटर जो है वो कहाँ से आ रहा है, मैथन डैम से आ रहा है। तो मैथन डैम भी क्या है, एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का ही उद्देश्य का उदाहरण है ना। तो पूरे मैथन से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। मैथन के आसपास जो लोग खेत हैं वहां पर सिंचाई का भी कार्य किया जा रहा है। मत्स्य पालन हेतु, यानी तीसरा हम इससे क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, तो इसका यूज जो है वो मछली पालन में किया जा सकता है। जल विद्युत उत्पादन हेतु, चौथा फायदा क्या है बच्चों, जल विद्युत का उत्पादन, है ना। तो आप मैथन यदि गए होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे कि वहां से क्या किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण हेतु, बाढ़ नियंत्रण हेतु आप यदि पंचेत गए होंगे तो पंचेत में भी डैम बना कर रखा गया है। किस नदी पर बनाया गया है बच्चों, तो दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि दामोदर नदी को बंगाल का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी जो है वो बंगाल में बाढ़ लाती है। उसी बाढ़ से बचने के लिए पंचेत में क्या बनाया गया, दामोदर नदी के ऊपर पंचेत डैम का निर्माण किया गया है। तो वहां पर भी मछली पालन हो रहा है, वहां से भी पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, उन क्षेत्रों में भी सिंचाई का कार्य किया जा रहा है और मछली का भी पालन किया जा रहा है। ठीक है। नाव का चालन हेतु, मतलब नाव वगैरह भी उस पे चल सकते हैं। मनोरंजन हेतु, मतलब उन क्षेत्रों का यूज जो है वो पिकनिक स्पॉट के रूप में किया जा सकता है, फिल्म वगैरह की शूटिंग के रूप में किया जा सकता है। तो वहां पे मनोरंजन का भी भरपूर साधन अवेलेबल होते हैं, है ना। क्योंकि जहां पर ये सारी चीजें होती है आसपास के क्षेत्रों में, वहां पर उसके आसपास पार्क वगैरह बना दिया जाते हैं, पिकनिक स्पॉट के रूप में उसको डेवलप कर दिया जाता है, तो वो भी एक मनोरंजन का साधन हो जाता है। घरेलू एवं औद्योगिक क्रियाओं के विकास है, तो बिल्कुल सही बात है कि इससे क्या होगा, घरेलू और औद्योगिक क्रियाओं का विकास होगा। जैसे मैं बात करूं कि यदि किसी क्षेत्र में जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है डैम बनाकर, तो उस जल विद्युत का यूज जो है वो आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को भी इससे फायदा होगा, कि यानी आसपास के कल कारखानों को वहां से क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी। ठीक है। भौम जल स्तर को बढ़ाने हेतु, मतलब इससे एक और फायदा क्या है कि जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं तो पानी का स्टोरेज रहने के कारण, जैसे आप सपोज दैट कि इस एरिया में कोई डैम बना हुआ है तो यहाँ पे तो सालों भर पानी जमा रहेगा ना, तो इससे इस एरिया में ग्राउंड वाटर का जो लेवल होगा वो हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा। यानी पानी जो है वो बहुत गहराई में नहीं मिलेगी इन क्षेत्रों में। यदि जैसे सपोज दैट आप देखिए ना कि ये एक डैम है और इसके तटीय इलाकों में यदि आप बोरिंग करोगे या कुआं की खुदाई करोगे तो बहुत आसानी से आपको पानी मिल जाएगा, और ना आपका कुआं जो है वो कभी साल भर में कभी सूखेगा और न ही आपका चापाकल जो है वो कभी बंद होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सालों भर पानी जमा रह रहा है, इस वजह से इसके आसपास के क्षेत्रों का जो भौम जल स्तर है वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है। और पर्यटन के विकास हेतु, अगला टॉपिक क्या है, पर्यटन के विकास हेतु। तो पर्यटन के विकास के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। आप लोग देखते होंगे कि मैथन वगैरह में भी प्रत्येक वर्ष जब नव वर्ष का समय आता है, न्यू ईयर का टाइम होता है, तो लोग कितने वहां पे क्राउड हो जाता है, किस चीज के लिए, पिकनिक के स्पॉट के रूप में वो डेवलप है। लोग पिकनिक सिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और सालों भर लोग जो है ना वहां पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इससे और एक फायदा क्या है बच्चों, कि उन क्षेत्रों में जो लोग रोजी रोजगार चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं या किसी भी अन्य प्रकार की जो वहां पे सेवा वहां पर अवेलेबल करा रहे हैं, तो उन लोगों को भी रोजगार का अवसर मिल रहा है।
ये है ना, यानी बहुउद्देशीय परियोजना से एक और ये भी फायदा है जिसका मैं यहाँ पे नोट्स में जिक्र नहीं किया हूँ कि इससे रोजगार के अवसर मिलते हैं। कोई बोटिंग करा रहा है उस डैम में, है ना, तो वह बोट चलाने वालों को भी तो रोजगार मिला ना। कोई मछली पालन कर रहा है, कोई मछली पकड़ के बेच रहा है तो उसको भी तो रोजगार मिला। कोई वहां पे मूंगफली बेच रहा है, चने बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहा है तो उनको फायदा हुआ, वहां पे रोजगार मिला। कोई खिलौने की दुकान लगा दिए तो उनको फायदा मिला। कोई वहां पे रिसोर्ट खोल दिया, होटल्स खोल दिए, है ना, तो उन सारे लोगों को भी रोजगार मिला। तो बहुउद्देशीय परियोजना का बहुत सारे लाभ यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। लेकिन यहां पर हमें एक बात और समझना होगा कि किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से लाभ जरूर है, तो इससे कुछ हानि भी होगी, है ना। तो आइए अगले पार्ट में हम लोग समझते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या हानि है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि उससे बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या हानि होती है। तो आप समझ सकते हो कि पहला पॉइंट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, जल प्रदूषण। ठीक है, ये क्या है बच्चों कि देखेंगे डैम्स जो बनाए जाते हैं वहां पे नदियों के बहते पानी के ऊपर अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि पानी जो है वो वहां पे स्थिर हो जाती है, यानी पानी का जमाव हो जाता है। और पानी यदि बहता हुआ है तो वो बिल्कुल कैसा होगा, स्वच्छ होगा। लेकिन जैसे ही पानी जमा होने लगेगा उसमें फ्लो घट जाएगा, फ्लो बंद हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, पानी में पॉल्यूशन की मात्रा जो है वो क्या होते जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। और जल जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। आप मैथन भी गए होंगे तो उसके आसपास के किनारे में बहुत ऐसे क्षेत्र देखे होंगे जहां का पानी जो है वो बहुत ही कैसा होगा, गंदा होगा। जैसा कि मैं पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक डैम का किनारे का ही पार्ट है कि किस प्रकार से यहाँ का पानी जो है वो बिल्कुल कैसा हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है। अब दूसरा हानि क्या है बच्चों की, जल जनित बीमारियों का कारण। अब जब पानी पानी जो होगा वो पॉल्यूटेड होगा, यानी पानी जो होगा वो प्रदूषित होगा जब जल, तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। यानी जल जनित बीमारियों का ये एक कारण है। ठीक है, भूमि का निम्नीकरण में सहायक, मतलब डैम्स वगैरह बना देने से उसके आसपास के जो इलाके होते हैं वहां की मिट्टी जो है वो उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, बाढ़ की संभावना में वृद्धि। देखिए डैम्स बनाए जाते हैं अवश्य बाढ़ को रोकने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों की, कभी कभी बांध का जो तटबंध होता है वो टूट जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि बाढ़ की संभावना में वृद्धि हो जाती है। यानी कि वही बांध जिसका निर्माण बाढ़ को रोकने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन वही जो है वो बाढ़ की समस्या का कारण बन जाता है। ठीक है, अगला नुकसान क्या है कि भूकंप की संभावना में वृद्धि। भूकंप की संभावना में वृद्धि, देखिए क्या है कि पानी जो है डैम्स में एक लंबे भूभाग में जमा रहता है, जिस वजह से उसके नीचे की जो पार्ट जो होता है, जमीन जो होता है वो दलदली हो जाता है और वह भूकंप का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है उपजाऊ मृदा का निर्माण नहीं हो पाना। आप यदि गंगा का मैदान देखोगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान देखोगे या फिर सिंधु का मैदान देखोगे, ये सारी मैदान जो है वो उपजाऊ मैदान है ना। सभी जगहों पर, इन सभी जगहों पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह जो है वो सतत है, कंटिन्यूअस है, और नदियां अपने साथ जो अपर्दन का कार्य करती है और वो अपने निक्षेपों को लाकर इन क्षेत्रों में लाकर जमा कर देती है, जिस वजह से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। लेकिन डैम्स वगैरह बना देने से नदियां जो है वो इस निक्षेपण का कार्य नहीं कर पाती है और जलोढ़ मृदा का निर्माण नहीं कर पाती है। वही चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूं कि उपजाऊ मृदा का निर्माण नहीं हो पाती है ना। तो इस प्रकार से मैंने इसके कुछ हानि के बारे में भी बता दिया। तो हम लोग अभी तक क्या समझ चुके हैं बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ है और बहुउद्देशीय परियोजना से क्या हानि है। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे
ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का एक टॉपिक है और आपके बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई बार एग्जाम में ये टॉपिक बच्चों आ चुका है, इसलिए इन चीजों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। कह रहा परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। समझिए, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति मतलब जो आज हम जल को संग्रहित कर रहे हैं, जल का संरक्षण कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं पहले के जमाने से मिला है। ये काम जो है वो प्राचीन समय से होते आ रहा है, तो उसका कुछ साक्ष्य भी होना चाहिए ना। तो वही सारे साक्ष्य जो है वो आपके बुक में दिए गए हैं और वही उसी का ये एक पार्ट है। लिख रहा है, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बांध, जलाशय, झील और नहर जैसी जल आकृतियां बनाई जाती थी। मतलब मेरे और आपके या किसी और के कहने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये बिल्कुल साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के आधार पे कहा जा रहा है कि भारत में प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए पत्थरों के उपयोग करके और अन्य साधनों का उपयोग करके बांध, जलाशय, झील जैसी आकृतियां बनाई जाती थी प्राचीन समय में। अभी आप उदाहरण देखोगे, कुछ उदाहरण तो ईसा पूर्व के हैं, है ना। तो आज जो काम हम लोग कर रहे हैं, इन कामों में कोई नयापन नहीं है, बल्कि ये सारे चीजें जो है वो पहले भी होती थी, बशर्ते आज उसका स्वरूप जो है वो केवल बदल गया। पहले जो बांध और तालाब बनाए जाते थे वो पत्थरों के माध्यम से बनाए जाते थे या अन्य संसाधनों का उपयोग करके किया जाता था। आज जो बांध या तालाब बनाया जा रहा है वो नवीन तकनीक से बनाया जा रहा है। अंतर यही है। देखोगे पहला पॉइंट में कि ईसा से 1 शताब्दी पहले, मतलब ईसा से 1 शताब्दी पहले की बात हो रही है, गंगा नदी की बाढ़ के जल को, यानी गंगा नदी से जो बाढ़ का पानी बरसात में आती थी उसको संरक्षित करने के लिए इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरा में एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1 शताब्दी पहले ही, सोचिए कितना पहले का बात हो रहा है, कितनी पास्ट की बात हो रही है कि इलाहाबाद में एक जगह है, कौन सा, श्रृंगवेरा, और वहां पर गंगा नदी के द्वारा जो बाढ़ का जल आता था, बाढ़ से बचने के लिए लोग जो है वो एक डैम जैसा आकृति बनाए थे। तो इसी के आधार पर आधुनिक समय में भी भाखड़ा नांगल जैसी परियोजना बनाई गई है। यानी बच्चों कि आज यदि भाखड़ा नांगल जैसी परियोजना या मैथन डैम जैसी परियोजना या फिर आपका हीराकुंड बांध परियोजना की मैं बात करूं या रिहंद परियोजना की मैं बात करूं, तो ये सारी चीजें आज हम लोग बना रहे हैं, लेकिन इसकी प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं किससे मिल रही है, पास्ट से मिल रही है, यानी कि प्राचीन समय से मिल रही है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से लिख रहा है कि भारत में मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। आप मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर को आप जान रहे होंगे, मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो ये भी ईसा मसीह पहले की बात हो रही है, ईसा बीसी के पहले की बात हो रही है ना। तो उसने भी जब यानी मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो उस जमाने में भी उसने सिंचाई के लिए बहुत ही वृहत स्तर पर, यानी एक नहीं अनेकों बांध का निर्माण करवाया, झील का निर्माण करवाया था और अन्य सिंचाई तंत्र का वो निर्माण करवाया था, है ना। तो ठीक आधुनिक समय में भी मनरेगा के तहत सिंचाई के लिए कुआं, तालाब बनाया जा रहा है, डोभा का निर्माण कराया जा रहा है ना। तो इन सभी की प्रेरणा हमें फिर कहां से मिली है, पास्ट से मिली है। यानी आज जो हम काम कर रहे हैं ये चीज पहले भी होती थी, है ना। तीसरा पॉइंट देखिए बुक में लिखा गया है कि ऐतिहासिक अभिलेखों में कलिंग, नागार्जुनकोंडा, बेन्नूर एवं कोल्हापुर में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के होने का प्रमाण मिलता है ना। ऐतिहासिक अभिलेख मतलब कलिंग मतलब ओडिशा, नागार्जुनकोंडा मतलब आंध्र प्रदेश, बेन्नूर
यानी कर्नाटक और कोल्हापुर यानी कि महाराष्ट्र में भी पास्ट के जमाने में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने का प्रमाण मिलता है। मतलब इन सभी क्षेत्रों से प्राचीन समय के सिंचाई तंत्र का प्रमाण मिलता है ना। आप हड़प्पा सभ्यता की बात करोगे ना, तो हड़प्पा सभ्यता में भी लोग जो है वो इस तरह के सिंचाई तंत्र का निर्माण करते थे। आपको पता होगा कि मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार मिला था, वहां पर भी डैम्स थे, क्योंकि कहा भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण एक बाढ़ भी है। पतन के विभिन्न कारणों में से एक कारण क्या, सबसे प्रबल जो कारण बताया गया वो क्या है, बाढ़। तो बाढ़ किस वजह से आई थी, तो सिंधु नदी पे जो डैम्स बनाए गए थे उसी को टूटने से, जैसा कि मोहनजोदाड़ो मूवी में भी दिखाया गया है। तो पास्ट में भी ये सारी चीजें होती थी। 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश में भोपाल झील, जो उस जमाने के लिए कृत्रिम झील था, का निर्माण करवाया गया था। मतलब अब देखो मध्यकाल में यदि आइए तो मध्य प्रदेश के भोपाल में उस जमाने में कब की बात हो रही है, तो 11वीं शताब्दी में एक कृत्रिम झील बनाया गया था, आर्टिफिशियल लेक का निर्माण कराया गया था, है ना। फिर इसी प्रकार लिख रहा है कि 14वीं शताब्दी में गुलाम वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश, आप सुने होंगे गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश के संस्थापक, ऐसे तो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो किन्हें माना जाता है, इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश जो था वो भी सीरी फोर्ट, जो दिल्ली का एक बहुत ही चर्चित जगह है ना सीरी फोर्ट, में जल की सप्लाई के लिए एक विशेष तालाब बनाया था, और उस तालाब का नाम क्या था, हौज खास। ठीक है। फिर इसी प्रकार तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने भी अपने समय में सिंचाई के लिए नहर व्यवस्था का प्रारंभ करवाया था। यानी जो अब मैं बात करूं गुलाम डायनेस्टी की बात, स्लेव डायनेस्टी के बाद यदि मैं बात करूं तो तुगलक डायनेस्टी की, तो तुगलक डायनेस्टी का भी एक शासक था संस्थापक जो गयासुद्दीन तुगलक, उसने भी सिंचाई कार्य के लिए नहर व्यवस्था प्रारंभ करवाया था। और मध्यकाल में नहर व्यवस्था का जनक जो है इसी गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसी राजवंश का जो एफएसटी था, एफएसटी बोले तो फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया गया। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक को नहरों का जन्मदाता कहा जाता है, परंतु सबसे ज्यादा नहर का निर्माण जो है वो एफएसटी के शासनकाल में, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में करवाया गया था, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 5 नहरों का निर्माण कराया था, सॉरी नेहरू का लिखा गया है, मिस्टेक है, 5 नहरों का निर्माण करवाया था। ओके, अब यहां पे आइए एक टॉपिक है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है, क्यों। और ये स्टेटमेंट जो है वो कौन कहे थे भाई, तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। बच्चों ये भी जो है एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। तो अब आप इस सवाल का जवाब देने में सक्षम है, किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है। और इस क्वेश्चन को दूसरे कैसे किन तरीकों से पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल दे दिया जाता है कि बांधों को आधुनिक भारत का, यहां मंदिर के जगह पे ब्लैंक स्पेस रहेगा, है ना। बांधों को आधुनिक भारत का ब्लैंक स्पेस कहा जाता है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना होगा, ब्लैंक स्पेस में मंदिर भरना है। ठीक है। तो देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी। क्यों, क्योंकि बांध परियोजना के कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पहले इतना समझिए कि जब डैम्स बनेंगे, तो मैं पहले ही ये तो अभी चर्चा किया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ में, इस बात की चर्चा की थी ना कि जिन क्षेत्रों में डैम्स का निर्माण किया जाएगा उन क्षेत्रों में क्या होगा, सिंचाई तंत्र का निर्माण होगा, उन क्षेत्रों में सिंचाई करना जो है वो आसान हो जाएगा, जिससे कृषि का विकास होगा। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही साथ इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का कार्य किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा। साथ ही साथ औद्योगिकीकरण
और नगरीय अर्थव्यवस्था। अब देखिए, अब डैम्स बनेंगे तो इससे जल विद्युत का उत्पादन होगा, और जब जल विद्युत का उत्पादन होगा तो इससे कल कारखानों को बिजली मिलेगी, और कल कारखानों को बिजली मिलेगी तो उससे उत्पादन जो है वो बढ़ेगा, तो इससे देश का भी तो विकास होगा, है ना। और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी, मतलब कि यदि किसी क्षेत्र में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है, यानी कि बांध बनाए जाते हैं, तो इससे कृषि का विकास होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा और नगरीय अर्थव्यवस्था, इन सभी चीजों का एक साथ विकास होगा, है ना। इसी के कारण उन्होंने कहा था कि जिसके फलस्वरूप भारत एक विकसित और समृद्ध देश बन सकता है। इसी वजह से बांधों को उन्होंने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, है ना। अब आपको समझ में शायद ये आ रहा होगा कि आखिर बांध है क्या, आखिर बांध किसे कहेंगे, है ना। तो बांध की परिभाषा क्या है, तो बहुत ही सरल परिभाषा है बच्चों, कि जब किसी नदी की धारा के बीच में कृत्रिम विधि द्वारा दीवार खड़ा कर या अवरोध बनाकर जल संग्रहण अथवा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन या जल धारा की प्रवाह गति में कमी किया जाता है, तो इसे बांध कहा जाता है। आइए अब इसको धीरे धीरे समझते हैं, ना, कि जब किसी नदी की धारा के बीच में कृत्रिम विधि द्वारा, जैसे आप समझिए कि एक कोई ये नदी का ये फ्लो है ना, कि ये आपका कोई नदी का ये क्या है बच्चों, फ्लो है, और इस पे कोई दीवार खड़ा कर दिया गया कृत्रिम विधि से द्वारा। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि चित्र में ये नदी का फ्लो है ना, और यहाँ पे दीवार खड़ा कर दिया गया है, ये डैम बनाकर, है ना। ये जो आप देख रहे होंगे, तो ये डैम बनाकर क्या कर दिया गया है, इसके प्रवाह को रोका गया है ना। तो वही परिभाषा में लिखा गया कि जब किसी नदी की धारा के बीच में कृत्रिम विधि द्वारा दीवार खड़ा कर या अवरोध बनाकर जल संग्रहण किया जाता है, मतलब पानी को स्टोर किया जाता है, या प्रवाह की दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है, या ऐसा हो सकता है कि नदी ये बह रही थी, है ना, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, डैम बनाकर इसके पानी को डाइवर्ट कर दिया गया। ये पानी की क्या कर दिया गया, दिशा बदल दी गई, पानी इधर जाना था, नदी का पानी इधर जाना था, लेकिन अब वो नदी का पानी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, या हो सकता है कि इस डायरेक्शन में भेज दिया गया, तो ये उसकी दिशा में परिवर्तन किया गया। यह जल धारा की प्रवाह गति में कमी किया जाता है, हो सकता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों से उतर रहा है, जैसा कि हिमालयन क्षेत्र में होता है, तो पानी बहुत स्पीड से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डैम्स बना दिया गया और इसके पानी को अब स्पीड जो था वो कम कर दिया गया। तो इन सभी प्रकार से जो कुछ भी किया जा रहा है और इस प्रकार से जो संरचना का निर्माण होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बांध कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, बांध कहेंगे, और इंग्लिश में डैम्स कहेंगे, है ना। तो एग्जांपल्स में मैथन डैम झारखंड वाले बच्चों के लिए, और धनबाद के बच्चों के लिए तो मैथन डैम तो जबान पे याद रहेगा। हीराकुंड बांध, पंचेत, ये तो आपका दोनों धनबाद में हो गया। तिलैया डैम कोडरमा में हो गया। कोनार हजारीबाग, और तेनू घाट, ये सारे जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स है। विशेषकर मैं यहाँ पे उन डैम्स का एग्जाम्पल दिया हूँ जो झारखंड से संबंधित है, जिनसे आप परिचित हो, ताकि आपको नाम याद रखने में किसी विशेष तरह की कोई परेशानी ना हो सके। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आज का ये जो टॉपिक था, आपको ये सारी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और बच्चों, यदि आपको समझ में ये सारी टॉपिक आ गए हैं, तो फिर आप देर किस बात क्यों कर रहे हो, लाइक बटन को दबा दीजिए। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, तो एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इसे शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं बच्चों इसी चैप्टर का पार्ट 2 में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।